हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रिया, योर केमिस्ट्री फैकल्टी एट कॉम्पिटिशन। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड्स के लिए स्टार्ट किया था, उसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें हम लोगों ने बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ NMR जाना, दैट इज़ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, और हमने कैसे NMR देखने को मिलता है, कितने टाइप का NMR हो सकता है, कौन कौन से NMR एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, कौन से NMR इनएक्टिव होते हैं, किस फैक्टर पे ये बेस्ड होता है, ये सब चीज़ें देखी थी। जिन भी बच्चों ने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं और वो तैयारी कर रहे हैं ओलंपियाड्स की, तो एक बार प्लीज़ जाकर वो लेक्चर्स देख लीजिए, देन यू कैन वॉच दिस लेक्चर। ओके, तो हम बेसिक्स की बात कर चुके थे और लास्ट क्लास में मैंने कुछ आपको फॉर्मूला बताया था, जैसे कि केमिकल शिफ्ट और शिफ्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे शिफ्ट निकालनी है तो शिफ्ट इज इक्वल टू न्यू ऑफ हाइड्रोजन विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन माइनस न्यू ऑफ हाइड्रोजन ऑफ टेट्रामिथाइल सिलेन। मैंने आपको बताया था कि टेट्रामिथाइल सिलेन एक्ट एज अ रेफरेंस सब्सटेंस। ओके, टेट्रामिथाइल सिलेन को रेफरेंस मानकर उसका फ्रीक्वेंसी निकालकर उसके रिस्पेक्ट में शिफ्ट निकाली जाती है। शिफ्ट हमारे पास हर्ट्ज में आती है और ये जो वैल्यूज कैलकुलेट होती हैं मेगा हर्ट्ज में होती हैं। फिर हमने ये भी देखा था, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है कि आप कौन से फ्रीक्वेंसी का इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो, क्या ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है उस पर डिपेंड कर रहा है, और एक प्रोटॉन का शिफ्ट जो है वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में डिफरेंट वैल्यू शो करेगा। इसीलिए हमने केमिकल शिफ्ट वैल्यू निकाली थी, दैट इज इन ppm, न्यू एच माइनस न्यू एच ऑफ TMS डिवाइड बाय न्यू ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ये वैल्यू हर्ट्ज में आती है टोटल और नीचे वाली मेगा हर्ट्ज में होती है, इसलिए ये ppm में आती है। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, और हमने ये भी देखा था कि मैम जो NMR एक्टिव सब्सटेंसेस हैं उनका I न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो 0 नहीं होता, ठीक है, और जो जिनका I 0 होता है दैट आर NMR इनएक्टिव। ये बात हमने समझी थी, क्लियर। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी आइसोटोप के लिए अगर मुझे नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स निकालनी है तो नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स कैसे निकालेंगे, 2i+1 करके, क्लियर। और आपको ने ये भी देखा था कि नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि NMR बेसिकली देखने से उसी प्रॉपर्टी के कारण तो NMR देखने को मिल रहा है। बेसिकली आपके पास जो स्पिन स्टेट्स में एनर्जी गैप डिफरेंस क्रिएट होता है उसमें उसी एनर्जी का रेडियो वेव्स एब्जॉर्ब होती हैं और रेडियो वेव्स एब्जॉर्ब करके वो क्या करता है, प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी शो करता है जो कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है और वो NMR शो करता है। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं उससे रिलेटेड जो हम पढ़ चुके हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे और केमिकल शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। बेसिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि आपको ग्राफ देखना आना चाहिए। जो हम NMR का हमारे ग्राफ मिलता है ना, स्पेक्ट्रा, जिसे हम स्पेक्ट्रा बोलते हैं, वो स्पेक्ट्रा देखना आना चाहिए मेरे को कि कहाँ पर कौन सी सिग्नल है, कौन सी पीक है, किसे पीक बोलेंगे, किसे सिग्नल बोलेंगे, और किस प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट वैल्यू कौन सी होगी, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया क्योंकि प्रोटॉन का इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है। अच्छा, हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोटॉन का इन्वायरमेंट डिफरेंट होने के कारण वो डिफरेंट केमिकल शिफ्ट वैल्यू शो करता है, जिसमें हमने डीशील्डिंग की बात की थी बच्चा और शील्डिंग की बात की थी ना, जिसमें हमने बोला था कि शील्डिंग में क्या होगा कि जो आसपास के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स हैं अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ दैट प्रोटॉन, तो वो क्या करते हैं, वो शील्ड कर लेते हैं उस न्यूक्लियस को और उसको पूरी की पूरी इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल पाती, जिसके कारण शील्डिंग होती है और शील्डिंग होने के कारण केमिकल शिफ्ट वैल्यू कम आती है। ये बात बोली थी। और अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है बाहर, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है प्रोटॉन के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण क्या होता था कि जो न्यूक्लियस अंदर बैठा है उसको मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा एक्सपीरियंस होती थी, और अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रही है बच्चा, तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा एक्सपीरियंस होने का मतलब क्या है कि प्रिसिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आएगी। मैम, प्रिसिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आई तो केमिकल शिफ्ट वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। इज दिस क्लियर? ओके,
तो ये चीज़ें हमने देखी थी डे शील्डिंग और शील्डिंग वाली, जिसकी बात अभी हम करेंगे। बेसिकली केमिकल शिफ्ट, आज का जो लेक्चर होगा वो पूरा केमिकल शिफ्ट बेस्ड ही होगा, ठीक है। केमिकल शिफ्ट बेस्ड होगा और कैसे हम लोग ग्राफ को, स्पेक्ट्रा को पढ़ते हैं उस पर बेस्ड होगा। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के देखोगे तो उन क्वेश्चंस में आपको बेसिकली दिया क्या है, डिफरेंट प्रोटॉन्स की डिफरेंट केमिकल शिफ्ट वैल्यूज दी हैं। ये बताया है कि इसके इतने सिग्नल मिलेंगे, इतने सिग्नल नहीं मिलेंगे, पीक यहाँ मिलेगी, तो ये सब चीज़ें मुझे बताई हैं वहाँ पे, ठीक है। और अगर मुझे वो डाटा गिवन है, उस डाटा से मैं कैसे ऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल बनाऊँ, कैसे मैं स्ट्रक्चर तक पहुँचूँ, तो वो इम्पॉर्टेंट है। वो तभी आएगा जब मुझे ग्राफ आता होगा, ठीक है। क्योंकि इन जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका मेन मकसद क्या है, क्यों करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, किस काम आती हैं, क्यों साइंटिस्ट के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, क्योंकि उन्हें वो जो ऑर्गेनिक जिस मॉलिक्यूल तक उन्हें पहुंचना है वो टेक्निक्स ही तो लेकर जाती हैं। आपने लैब में प्रोडक्ट बना रिएक्शन करा दी, कोई भी नहीं रिएक्शन कराई, प्रोडक्ट बन गया। अब वो प्रोडक्ट जो बना है, क्या बना है, उसका कैसे पता चलेगा? ज़रूरी थोड़ी ना जो आपने सोचा है वही बनाओ, कुछ भी बन सकता है, क्योंकि रिएक्शन की कंडीशंस चेंज हो जाए या फिर कोई भी साइड रिएक्शन हो जाए, केमिस्ट्री में कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से जो प्रोडक्ट बना है उसका वेरिफिकेशन करना कि बना क्या है, उसका करते कैसे हैं, उसको करते हैं हम यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हम बोल सकते हैं जो कि कंफर्म करती हैं द प्रेजेंस ऑफ दैट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्लियर? ओके, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल बोलो क्या दिया है, एक ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दी है 350 मेगाहर्ट्ज की, उसमें बोला है व्हाट इज द शिफ्ट ऑफ रेजोनेंस from TMS of proton with chemical shift of this। So देखो, अब आपको वो दो फार्मूले याद रखने हैं, वो फार्मूले याद रखोगे सही काम चल जाएगा तुम लोगों का। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दी है, न्यू ऑपरेटिंग इज, और वो भी मेगाहर्ट्ज में दी है, सही है। और आपको डेल्टा की वैल्यू दी है 2 ppm। ओके, पूछा क्या है, पूछा है शिफ्ट। शिफ्ट इज व्हाट, nu of hydrogen which is under observation minus nu of proton of TMS। तो अब आप बोलोगे कि मैम हमें निकालना क्या है, ये शिफ्ट ही तो निकालना है, बस कुछ भी नहीं करना। डायरेक्ट फॉर्मूला पता है आपको, डेल्टा केमिकल शिफ्ट इज इक्वल टू शिफ्ट डिवाइड बाय न्यू ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। सो शिफ्ट इन हर्ट्ज इज इक्वल टू 2 into 350, दैट इज इक्वल टू 700 हर्ट्ज। डायरेक्ट आंसर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जहां पे टेट्रामिथाइल सिलेन का प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी है, प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी है, उससे 700 हर्ट्ज पे, उससे 700 हर्ट्ज शिफ्ट पे जो मेरा हाइड्रोजन अंडर ऑब्जर्वेशन है उसकी प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी है। क्लियर ये चीज? ठीक है। और अगर मुझे शो करनी है केमिकल शिफ्ट में तो वो 2 ppm वैल्यू है उसकी। इज दिस क्लियर? केमिकल शिफ्ट याद करनी भी इजी हो जाती है इन टर्म्स में ना, 2, 3, 4, दैट्स व्हाई आल्सो केमिकल शिफ्ट इज इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ स्पिन सेट्स फॉर क्लोरीन। क्लोरीन के लिए, क्लोरीन का आइसोटोप दिया है 3517 वाला, इसके लिए नंबर ऑफ स्पिन सेट्स निकालो। फर्स्ट लेक्चर पे जाओ, फर्स्ट लेक्चर में मैंने सबकी आई वैल्यूज बताई हैं आपको। वो वैल्यूज अगर आप याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि आई की वैल्यू जो है वो 3/2 होती है क्लोरीन के लिए। तो स्पिन स्टेट्स का फॉर्मूला 2i+1, सो 2 into 3/2 + 1 दैट इज इक्वल टू 4। मैम 4 स्पिन स्टेट्स होंगी, अच्छा नाम क्या होंगे इन 4 स्पिन स्टेट्स के, +3/2, +½ -½ -3/2, +i-1 से -i-1 तक जाता है। क्लियर? ओके, सो दिस इज योर नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स। नाउ अब आते हैं, अब हो गया हमारा बेसिक्स जो हमें समझना था वो समझ लिया। NMR क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सब समझ लिया हमने। केमिकल शिफ्ट इंपॉर्टेंट थी वो समझ ली। अब आते हैं मेन पॉइंट पे जो मुझे ग्राफ पढ़ना है। स्पेक्ट्रा, बेसिकली इस ग्राफ को स्पेक्ट्रा बोलते हैं जो कंप्यूटर से जनरेट होता है। इसमें मुझे पढ़ना क्या है, 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। कौन कौन से मैम? पहला, केमिकल शिफ्ट। मम्मी आप बार बार केमिकल शिफ्ट बोले तो जा रही हो, ये है क्या, केमिकल शिफ्ट का इंपॉर्टेंस क्या है? बेसिकली बच्चा
जो एक प्रोटोन है, मान लो मेरे पास एक बेंजाइलिक प्रोटोन है और एक मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का प्रोटोन है, उन दोनों की जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। मान लो एक की 3 है और दूसरे की 5 है, तो उनकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू अगर डिफरेंट है तो जब आप ग्राफ बनाओगे, केमिकल शिफ्ट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाओगे, सॉरी इंटेंसिटी का ग्राफ बनाओगे, तो उस ग्राफ पे आपको वो दोनों प्रोटॉन डिफरेंट वैल्यूज पे दिखाई देंगे। तो अगर वो एक 5 पे आपको पीक मिल रही है, एक 5 पे आपको एक बड़ी सी पीक मिल रही है और एक आपको 3 पे मिल रही है, तो वो आपको ये शो कर रही है कि उस जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपके पास है, जो भी मॉलिक्यूल आपके पास है, उसमें एक आपके पास बेंजाइलिक वाला हाइड्रोजन है और दूसरा आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाला कार्बन का हाइड्रोजन है। क्लियर? समझ में आया? इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? पोजीशन ऑफ सिग्नल्स। इज दिस क्लियर? सेकेंड क्या है? नंबर ऑफ सिग्नल्स। कितने सिग्नल मिल रहे हैं, कैसे होगा बताएंगे, आज ही बात करेंगे इस बारे में भी। थर्ड क्या है? इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स। फोर्थ है स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। एंड फिफ्थ है कपलिंग कांस्टेंट। एक एक करके इन पांचों चीजों की बातें करेंगे और ये पांचों ही बेसिकली आपको क्या बताएंगे? स्पेक्ट्रा बताएंगे। ठीक है, मतलब आप जो स्पेक्ट्रा पढ़ोगे, जो स्पेक्ट्रा को रीड कर सकते हो, डाटा को रीड कर सकते हो, वो इन पांचों की बदौलत ही कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले किस पे चले मैम? केमिकल शिफ्ट पे चल लेते हैं। ओके, केमिकल शिफ्ट की बात करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। तो देखो, मैंने आपको क्या बात बताई थी? मैंने आपको शील्डिंग डिशील्डिंग वाली बात बताई थी। मैंने क्या बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, दैट मीन्स जो प्रोटॉन अंदर बैठा है उस प्रोटॉन को इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी? कम मिलेगी। मतलब जो उसको मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस होनी चाहिए थी उससे कम होगी। तो मतलब बी इफेक्टिव जो है वो घट जाएगा। और अगर बेटा बी इफेक्टिव घट गया तो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, और अगर प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी मैम मेरी घट गई तो डेल्टा जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। मतलब डेल्टा की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, एंड दिस इज नोन एज शील्डिंग। इलेक्ट्रॉन्स शील्ड कर रहे हैं ना, बचा रहे हैं उसको। ठीक है, एक और वर्ड यूज किया जाता है अपफील्ड। अपफील्ड मतलब कि प्रोटॉन जो है वो प्रिसाइज कर रहा है एट अपफील्ड पोजीशन। ओके, तो अपफील्ड भी नाम है, आप देखोगे अगर सिलेबस में देखोगे तो सिलेबस में लिखा है अपफील्ड। तो मैं आपको क्लियर कर रही हूं कि कोई अलग से टर्म नहीं है, शील्डिंग को ही अपफील्ड बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है, बी इफेक्टिव, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर घटेगी, बी इफेक्टिव जो एक्सपीरियंस होगा वो ज्यादा होगा, प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, डेल्टा जो है वो ज्यादा हो जाएगा, दैट इज डी शील्डिंग होगी, और डाउनफील्ड होगा। दोनों में से कोई टर्म यूज कर लो, सेम बात है। इज दिस क्लियर? ओके, तो मतलब अगर मुझे डिफरेंट प्रोटॉन्स की केमिकल शिफ्ट चेक करनी है तो मुझे सिर्फ इलेक्ट्रॉन शील्डिंग और डीशील्डिंग चेक करना है। तो सबसे पहला फैक्टर जो आता है अपने पास, वो फैक्टर आता है इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन। इफेक्ट ऑफ टाइप ऑफ कार्बन और वी कैन से हाइड्रोजन। मतलब क्या है? मतलब ये है मैम कि यहां पर अगर एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, नहीं, एक अपने पास है प्राइमरी, उसका हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन का, एक अपने पास सेकेंडरी कार्बन का हाइड्रोजन है, और एक अपने पास टर्शियरी कार्बन का हाइड्रोजन है। मतलब एक प्राइमरी कार्बन से अटैच, सेकेंडरी से और टर्शियरी से। क्या ये तीनों की भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट होती है? क्या ये तीनों भी डिफरेंट केमिकल शिफ्ट पे प्रिसाइज करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। एक्चुअली इनकी भी, इस हाइड्रोजन की मान लो मैं इसको ए दे दूं नाम, हाइड्रोजन ए,
इसको हाइड्रोजन बी, हाइड्रोजन सी। तो हाइड्रोजन ए बी सी में अगर मैं डेल्टा का रिलेशन देखूँ ना, तो डेल्टा का रिलेशन ऐसा रहता है बेटा, डेल्टा ए जो है वो ज़्यादा रहता है, डेल्टा सी जो है वो ज़्यादा रहता है, फिर डेल्टा बी, फिर डेल्टा ए। इसका क्या मतलब समझोगे, क्या मतलब समझोगे इसका, कि केमिकल शिफ्ट जो इस प्रोटॉन की आती है वो ज्यादा वैल्यू पे आती है, मतलब उसकी डी शील्डिंग ज्यादा है, वो डाउनफिल्ड पोजीशन पे है। मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सपीरियंस कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, बी इफेक्टिव ज्यादा एक्सपीरियंस हो रहा है। क्लियर, ठीक है। सेम एच बी, ऐसे एच बी और एच ए का कंफर्म कर सकते हैं हम। लेकिन आपको क्वेश्चन आएगा कि मैम, एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो। क्या कि अगर मैं 3 एल्काइल ग्रुप्स यहाँ देखूं तो 3 एल्काइल ग्रुप तो अपना प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, और कार्बन हाइड्रोजन पे अगर वो प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं तो हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो हाइड्रोजन पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैम बढ़ जाएगी तो वो शील्डिंग में आना चाहिए, डी शील्डिंग क्यों हुआ? तो यही तो बात है ना, एनएमआर में यही चीज है कि आपको यहाँ जीओसी नहीं लगानी, अपनी जीओसी नहीं लगेगी, पहला फैक्टर जो लगेगा वो फील्ड इफेक्ट लगेगा, दूसरा जीओसी लगेगा। मतलब जब पहले हमें देखनी है ना जो चीज, वो फील्ड इफेक्ट देखनी है, वो देखना है कि आसपास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं देखना, आसपास जो प्रेजेंट ग्रुप है वो क्या कर रहे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस लगा रहे हैं या फिर कोई और फील्ड इफेक्ट जनरेट हो रहा है। जीओसी आपको तब देखनी है जब फील्ड इफेक्ट सेम होगा सब में, बात करेंगे कब जीओसी देखेंगे। बट फील्ड इफेक्ट जो है कोई ऐसे पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है इसकी, हर क्वेश्चन में अलग तरीके से फील्ड इफेक्ट होता है, जो भी पॉसिबल चीजें हैं वो आपको यहाँ पर बता दी जाएंगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप बोलोगे मैम यहाँ पर कौन सा फील्ड इफेक्ट लग रहा है, तो सुनो, यहाँ पर जो ये 3 एल्काइल ग्रुप है ना, वो उनकी बल्कीनेस इतनी ज्यादा है जिसके कारण जो ये HC की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको वो रिपेल कर दे रहे हैं, रिपल्शन कर रहे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस लगा रहे हैं, जिसके कारण अगर उसमें रिपल्शन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या कर जाती है, एक तरफ हो जाती है, जिसके कारण न्यूक्लियस जो है वो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है। और अगर वो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है तो बेटा ये डेल्टा जो है इसकी वैल्यू ज़्यादा पे आएगी। अगर वैल्यूज़ याद करनी है, याद करने की वैसे आपको ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है मैम? क्योंकि आपका जो पेपर होता है उसमें गिवन ही है, ठीक है, 0.9, 1.3, 1.7 अराउंड वैल्यूज़ है ना, ये एग्जैक्ट मत सोच लेना। आपको ऑलमोस्ट ऐसे वैल्यूज़ गिवन ही होती हैं, चार्ट गिवन होता है, मैं दिखाऊंगी भी आपको, जो आपको क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले गिवन था वो चार्ट, ठीक है। तो बेसिकली समझाने के लिए था ये कि कैसे टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बन के हाइड्रोजन को भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल शिफ्ट। इसी वजह से ये इतना इंपॉर्टेंट है टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। क्लियर? दिस वॉज ओनली ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टाइप ऑफ कार्बन्स। अब अगर हम बात करूं हाइब्रिडाइजेशन की, हाइब्रिडाइजेशन मैम मतलब कि मैं हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की चेंज कर दूं जिससे हाइड्रोजन अटैच है। लेट्स से वी हैव sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, उससे हाइड्रोजन अटैच है, एक sp2 कार्बन है उससे हाइड्रोजन अटैच है, एक sp कार्बन है उससे हाइड्रोजन अटैच है। तो क्या इनकी भी डेल्टा वैल्यू चेंज होगी? बिल्कुल होगी। जब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को नहीं छोड़ा तो ये क्या चीज़ है, इनकी भी अलग होगी। लेकिन कैसे अलग होगी? अब देखो, तुम जीओसी सबसे पहले लगाओगे। जीओसी क्या बोलती है? जीओसी ये बोलती है सी ट्रिपल बॉन्ड सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा एच से, एच पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, एच पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो शील्डिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो ये डी शील्डिंग में आएगा, मतलब इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू ज्यादा हो जाएगी मैम। मतलब ऑर्डर ये होना चाहिए था कि डेल्टा सी सबसे ज्यादा, फिर डेल्टा बी, फिर डेल्टा ए, ऐसा होना चाहिए था। डेल्टा सी ज्यादा, फिर डेल्टा बी, फिर डेल्टा ए। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये ऑर्डर नहीं है, क्योंकि मैं मुझे बोल रही हूँ बार बार कि होना चाहिए था, बट हुआ नहीं। हुआ क्या ऑर्डर? डेल्टा बी ग्रेटर देन डेल्टा सी ग्रेटर देन डेल्टा ए। दिस इज योर ऑर्डर। वैल्यूज याद रखें तो इसकी 4.5 से 6.5 तक आती है। इसकी तो हम बात कर ही चुके हैं ऑलमोस्ट, वही 0.9 से 1.3 तक, अगर डिपेंड करेगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्या है। और इसकी आती है 2.5 से 4 अराउंड।
2 मतलब अराउंड 2 बोलेंगे। अब आप सोच रहे हो कि मैम ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तो देखो मैंने वही बताया, फील्ड इफेक्ट पहले लगेगा, फील्ड इफेक्ट के कारण ऐसा होगा। तो एक ना एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट होता है। क्या होता है? एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। पहले ना इसे बेंजीन में समझ लेते हैं, फिर आपको C डबल बॉन्ड C में भी समझा दिया जाएगा, ठीक है? पहले बेंजीन। तो देखो एक क्या होता है अपने पास, एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट होता है। वो एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट जो है सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे किसमें? बेंजीन में, फिर बात करेंगे डबल बॉन्ड की, ठीक है? तो बेंजीन में एज यू नो कि अपने पास रेजोनेंस होती है, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिवॉल्व कर रही है। बेसिकली बेंजीन में एटम्स प्लेनर होते हैं और ऊपर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं और नीचे भी पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रेजोनेंस करके घूम रहे हैं, जिसके कारण होता क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। किसकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है? किसकी? पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण। पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, क्लियर? और वो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होती है वो बेसिकली होती कैसे है? इधर से इधर की तरफ, ऐसे। एरोज जो है वो इंपॉर्टेंट है, इधर इधर, ये ऐसे डायरेक्शन ये रहता है, ठीक है? डायरेक्शन अपने पास ये रहता है। बेसिकली आप अगर देखें तो इसमें हो क्या रहा है कि हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, हमने बेंजीन को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, और जब हमने उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रखा तो हमने उसका प्रोटॉन का डेल्टा चेक किया, क्या आ रहा है केमिकल शिफ्ट, ठीक है? तो वो डेल्टा कैसे अफेक्ट हो रहा है कि उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। लेट्स से उसको हम बोल देते हैं बी पाई, ओके? तो वो जो बी पाई है, जब आप क्या करो, आप ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें बेसिकली 2 रीजन्स क्रिएट हो जा रहे हैं। एक तो हो जा रहा है अपने पास कोन वाला रीजन, दिस इज नोन एज कोन रीजन, ओके? जब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को निकलते हुए देखेंगे तो यहां पर हो क्या रहा है कि जो अंदर लाइंस आ रही है, वो अपना अलग कोन बना लेती हैं और बाहर वाला अपना अलग एरिया रख लेती हैं, ठीक है? तो जो अब अंदर वाला जो कोन है, जो इनसाइड द कोन जो है, उन प्रोटॉन्स को अपने पास मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। अगर मैं इनसाइड द कोन की बात करूं तो इनसाइड द कोन जो हमें मैग्नेटिक फील्ड बी इफेक्टिव एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, वो क्या मिलेगी? बी नॉट ऊपर की तरफ लग रहा है और बी पाई नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब बी नॉट माइनस बी पाई, मतलब इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज कर गई एज कंपेयर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्यों डिक्रीज की? क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसके कारण ये डिक्रीज कर गई। मतलब हम बोल सकते हैं कि इनसाइड द कोन जो भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे वो शील्डिंग करेंगे, क्लियर? इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है। और दूसरा क्या है कि मैं आउटसाइड द कोन की बात करूं तो ये ऊपर की तरफ ही जा रही है, मतलब बी नॉट जो है बी पाई को ऐड करके बी इफेक्टिव है, मतलब जो भी प्रोटॉन्स आउटसाइड द कोन है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं बी इफेक्टिव जो कि ज्यादा है बी नॉट से, क्योंकि बी पाई भी उसके ही फेवर में है। तो मतलब ये क्या करेंगे, जो भी प्रोटॉन आउटसाइड द कोन होंगे वो डी शील्डिंग करेंगे, उनकी डेल्टा वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इसकी डेल्टा वैल्यू से। इज दिस क्लियर? और जब हम बेंजीन के प्रोटॉन देखें तो बेंजीन के सारे ही प्रोटॉन आउटसाइड दी कोन लाई करते हैं, इसीलिए वो डी शील्डिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, और उनकी डेल्टा वैल्यू अप्रॉक्स होती है 6.5 से 8.5 ppm तक, इस रेंज में। क्लियर? तो ऐसा क्यों हुआ ये समझ में आया? अगर कोई इनसाइड दी कोन लाई कर गया, कोई इनसाइड दी कोन प्रेजेंट हुआ तो वो क्या कर जाएगा, शील्ड कर जाएगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है अगर इनसाइड दी कोन बेंजीन में ऐसा कुछ है तो उसका प्रोटॉन की वैल्यू हो सकता है नेगेटिव तक पहुंच जाए, डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव तक पहुंच जाए, इतना शील्ड हो जाए। ठीक है, क्लियर ये चीज? तो इस चीज का ध्यान रखेंगे और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। अब आप सोच रहे होगे कि हो सकता है मैम तुम लोगों को मतलब थोड़ा सा दिमाग के ऊपर से चला गया
हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं हर बच्चे को समझ में आया हो, तो नहीं भी समझ में आएगा। हमें बेसिकली मतलब क्या था, हमें इस डेल्टा से मतलब था, मुझे आपको ये बताना था कि इसका डेल्टा वैल्यू इतना ज़्यादा क्यों होता है, डी शील्डिंग ज़्यादा क्यों होती है। आप तो इतना भी याद रखोगे तो चलेगा कि इनसाइड दी कौन, आप कौन याद रखो इमेजिन करके कि कौन कहाँ लाई कर रहा है, और इनसाइड दी कौन कोई प्रोटॉन हुआ तो वो शील्डेड होगा, और आउटसाइड दी कौन हुआ तो डी शील्डेड होगा। और ये हर केस में लगेगा जहां भी एरोमेटिक रिंग होगी, इन एवरी एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग्स में यही केस होगा। कोई भी एरोमेटिक रिंग तुम उठा के देख लो, जो भी तुमने एरोमेटिसिटी में पढ़ी है, सब में ऐसा ही होगा। जो इनसाइड दी रिंग, इनसाइड दी कौन लाई करेंगे वो क्या होंगे, शील्डेड होंगे, और आउटसाइड दी कौन डी शील्डेड हाइड्रोजन्स होंगे। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, अब मैं बात करती हूँ जो क्वेश्चन हमने जहाँ से स्टार्ट किया था चीज़ इसकी, तो इसमें भी ऐसा ही होता है। जब सी डबल बॉन्ड सी को कंसीडर करोगे तो उसमें भी ऐसा ही होता है कि एक कोन बनता है, और उस कोन में अगर कोई लाई करेगा तो वो शील्डेड होगा, और बाहर होगा तो डी शील्डेड होगा। तो इस एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट के कारण इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू अदर टू। क्लियर ये चीज़? ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं पे सी ट्रिपल बॉन्ड सी की बात करूं तो मैम क्या इसके लिए कोई कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा? क्या इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं होंगी? पाई इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी है, होंगी ना बेटा, लेकिन कैसे होंगी? ऐसे, ऐसे होंगी। मतलब इसमें जो है वो प्रोटॉन जो आ रहा है वो इनसाइड दी कोन ही लाई कर जाता है, क्योंकि सिलेंड्रिकल बनता है बेसिकली इसमें कोन भी नहीं, सिलेंड्रिकल बन जाता है ये। तो सिलेंड्रिकल बनने के कारण इसमें जो हाइड्रोजन जो प्रोटॉन इसके साथ अटैच है वो इनसाइड दी कोन ही लाई करते हैं, जिसके कारण शील्डिंग होने के कारण इसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। इज दिस क्लियर टू यू? ओके। ऐसे ही एक और चीज, सी डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड का जो हाइड्रोजन है इसमें भी यही एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट लगता है, जिसके कारण इसका डेल्टा जो है 10 से 11 ppm के अराउंड लाई करता है। और इसका डबलेट भी बनता है। डबलेट बताऊंगी कैसे बनता है, बट बनता है डबलेट। ये क्वेश्चन जब हमने जो प्रॉब्लम 1 सॉल्व किया है 52nd इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड्स का, उसमें मैंने बताया था, उसमें आपको क्वेश्चन पूछा था, उसमें आपको दिया था कि आपको एक हाइड्रोजन का डबलेट प्रेजेंट है, वो भी इतने पे, तो वो शो कर रहा था कि वो एल्डिहाइडिक ग्रुप का है। क्लियर? ओके, नाउ दिस इज कंप्लीटेड। नाउ वी हैव द ग्राफ। देखो होता क्या है, ग्राफ कैसे देखने को मिलता है, ऐसा ग्राफ होता है जिसमें जीरो इधर की तरफ, मतलब इसमें उल्टा होता है, इसमें जीरो इधर नहीं होता, राइट हैंड साइड पे होता है जीरो, जिसपे TMS प्रेजेंट है, और इधर की तरफ वैल्यू इंक्रीज करती है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो 0 1 2 3 4 5 6 till 12। अब हमें डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन का डिफरेंट रेंज में दिया है, जैसे कि अगर आप बात करो प्राइमरी, टर्शरी हाइड्रोजन है अराउंड 0 to 1 दिया है, मतलब पता नहीं है, बट इसमें क्या हो जाएगा, वही 0.9 से 1.7 तक लाई करेगा। ठीक है, अराउंड इतने में ही लाई करेगा। फिर उसके बाद आप देखो ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोजन इधर ही लाई कर रहा है, ये वाला हाइड्रोजन। क्लियर? ऐसे ही हमारे पास बेंजीन का हाइड्रोजन 6.5 से 8.5 के बीच में है, डबल बॉन्ड का हाइड्रोजन 4.5 से 6.5 के बीच में है, और अगर आप एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन की बात करो तो वो 10 से 11 के बीच में है। तो बेसिकली आपको ये सब चीज़ें ही जो है वो देखनी थी कि ऐसे ऐसे जो है ग्राफ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। पोजीशन आपको याद करने की इसीलिए जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये ग्राफ एज इट इज आपको वहाँ पर दिया हुआ था। तो अगर आपको ग्राफ दिया हुआ था तो आप आराम से क्या कर सकते हो, एस्टिमेशन लगा ही सकते हो। तो ना ही याद करोगे केमिकल शिफ्ट वैल्यू तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इज दिस क्लियर? केमिकल शिफ्ट समझ में आया, केमिकल शिफ्ट का रोल समझ में आया। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट पे, दैट इज नंबर ऑफ सिग्नल्स। ये इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कंपाउंड के कितने सिग्नल्स देखने को मिलेंगे, वो मुझे कैसे पता चलेगा मैम? कि मान लो 5 सिग्नल दे रहा है वो, मान लो ऐसा ग्राफ दिया है, आप एक बार ग्राफ देख ही लो, ऐसा कुछ ग्राफ दिया है, मान लो ये है, यहाँ TMS है 0 पे, और ऐसा कुछ ग्राफ चल रहा है। बेसिकली वो जो हार्ट बीट वाला वो तुम देखते हो ना, वैसा वैसा सही आता है, ये भी वही फ्रीक्वेंसी तो रिकॉर्ड कर रहा है ना। ऐसा कुछ यहाँ पर दे दिया, फिर यहाँ पर कुछ ऐसा दे दिया, फिर यहाँ पर कुछ ऐसा दे दिया। तो बेसिकली इसमें कितने सिग्नल्स हैं, 1 2 3 4,
4 सिग्नल्स प्रेजेंट है। ये थोड़े मैंने वाइडर बना दिए, वाइडर नहीं होते, बहुत ज़्यादा गैप कम होता है, ऐसे होते हैं। जितना ज़्यादा वाइडर होगा उतना ग्राफ बेकार हो जाता है, ठीक है। तो 4 सिग्नल्स हैं, 4 सिग्नल्स है मतलब कितने प्रोटॉन है? 4 प्रोटॉन है। बेसिकली जितने केमिकली डिस्टिंक्ट प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उतने ही सिग्नल्स प्रेजेंट होंगे। दोबारा सुनो, जितने केमिकली डिस्टिंक्ट प्रोटॉन्स होंगे, नंबर ऑफ केमिकली डिस्टिंक्ट प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही हमारे पास सिग्नल देखने को मिलेंगे। जैसे आप लोगों ने वो किया होगा ना, मोनोक्लोरिनेशन वाले क्वेश्चंस किए होंगे ऑर्गेनिक में, तो उसमें भी तो हम यही चेक करते थे ना कि हाइड्रोजन कौन से डिफरेंट है, तो उतने ही मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनते थे। सेम डिटो यहाँ पर यही है, केमिकली डिस्टिंक्ट प्रोटॉन जितने ज्यादा होंगे, जितने होंगे उतने ही सिग्नल्स देखने को मिलेंगे। क्लियर ये चीज? जैसे कि एक और नाम से यूज किया जाता है केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, और वी कैन से नंबर ऑफ केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, मतलब जो एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्नल्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मेरे को एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि एग्जाम्पल से चीजें समझ में आएंगी ना। CH4 दिया है सबसे पहले, अब मैं CH4 में पूछूं कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं। अब सारे के सारे हाइड्रोजन सेम ही तो है मैम, तो एक ही प्रोटॉन देगा, ऑफ कोर्स सी बात है, एक ही सिग्नल देगा, उस देने से रहा, ठीक है। केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन है सारे के सारे। दूसरा मान लो इथेन है, फिर प्रोपेन है, ठीक है। फिर उसके बाद मान लो अपने पास ये है, अपने पास ये है, तो इनके नंबर ऑफ सिग्नल्स बताने हैं हमें। देखो होगा क्या कि अपने पास ये चारों हाइड्रोजन मिलके एक सिग्नल देंगे, क्योंकि चारों हाइड्रोजन केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, ओके। मैं इसकी इथेन की बात करूं, 6 हाइड्रोजन सेम है, आपने देखा इनका मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट भी एक ही मिलता है, ऐसे ही 6 हाइड्रोजन अगर सेम है तो सिग्नल भी एक ही मिलेगा। 6 हाइड्रोजन का सिग्नल, यहाँ पे 4 का, यहाँ पर 6 का। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 2 सिग्नल होंगे, एक तो ये दोनों सिग्नल सेम सिग्नल देंगे, एक ये डिफरेंट सिग्नल देगा, तो ये कितने हो गए? 2। क्यों हो रहा है ऐसा समझ में आ रहा है ना? ये दोनों प्राइमरी है, सेकेंडरी से कनेक्टेड है, बट ये सेकेंडरी है, इस वजह से 2 अलग सिग्नल्स मिलेंगे। अगर मैं फोर्थ की बात करूँ तो मैम अगर फोर्थ में देखें तो ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, दोनों सेम टर्शियरी से कनेक्टेड है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। ये प्राइमरी टर्शियरी से कनेक्टेड है, तो एक सिग्नल तो यही दे देगा, दूसरा ये देगा, तीसरा ये देगा और चौथा ये देगा। मैम टोटल 4 हो गए। कितना इजी है, मतलब मेरे को नहीं लगता आप लोगों ने ये चीज़ें नहीं की, आप लोगों ने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स में की होंगी ना ये चीज़ें, सेम डिटो ही चीज़ें तो हो रही हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस जो क्रिएट होगा वो एग्जाम्पल्स में समझ आ ही जाएगा। अब देखो ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, चारों सेम प्राइमरी हैं, और ये टर्शियरी, ये टर्शियरी, तो इसमें 2 ही सिग्नल्स देखने को मिलेंगे। क्लियर? ठीक है। बट ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितने हाइड्रोजन का, अगर आप देखो 3 3 6 3 9 3 12 हाइड्रोजन का एक सिग्नल मिलेगा और 2 हाइड्रोजन का एक सिग्नल मिलेगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? आगे जब इंटेंसिटी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। क्लियर? आई थिंक आपको इतना आइडिया हो ही गया कि सिग्नल्स कैसे देखते हैं। जैसे अगर मान लो मैं रिंग्स का देखूं, मान लो आपको दिया है कोई साइक्लिक कंपाउंड, लेट्स से वी हैव दिस, let's say we have this, or we can say this, or how many number of possibilities are there, है ना? इसमें ये so how many number of signals can be possible here? Because as you can see यहाँ पर सारे के सारे हाइड्रोजन सेम है, कार्बन सेम है, तो that's why 6 हाइड्रोजन का एक सिग्नल होगा। यहाँ भी सारे हाइड्रोजन सेम है, यहाँ पर 10 हाइड्रोजन का एक सिग्नल होगा। यहाँ हम देखें तो एक सिग्नल इसका, दूसरा इसका और तीसरा इसका, क्योंकि ये दोनों सेम ही हैं तो सेम ही शो करेंगे, 3 सिग्नल। अगर इसको अब हम क्या कर दें, इसमें देखें तो 1 2 3 और 4, क्योंकि अगर हम इसे काटेंगे ऐसे तो ये कट के ऑप्टिकल वो इक्वल हाफ में कट जाएगा, तो 4 सिग्नल मिलेंगे। जो दूसरा है वो मिरर इमेज ही है, जिसके कारण उसके हाइड्रोजन जो है वो सेम ही शो करेंगे।
इज दिस क्लियर टू यू? ओके, तो आज हमने जो पढ़ा, आज हमने क्या देखा, आज हमने सबसे पहले फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट देखा, जिसमें मेन पॉइंट एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट था। एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट में हमने देखा कि जो इनसाइड द कोन है वो शिल्डेड है, आउटसाइड द कोन डिशिल्डेड है। अब आप एक क्वेश्चन पूछोगे कि मैम क्या ऐसा हो सकता है कि आउटसाइड द कोन शिल्डेड हो और इनसाइड द कोन डिशिल्डेड हो? पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? एंटी एरोमेटिक में। आप साइक्लोब्यूटाडाइन ले लो, आप कोई भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड लो तो उसमें एरोमेटिक का उल्टा ही देखने को मिलता है। क्लियर? अच्छा, एक और क्वेश्चन मैम, एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड का जो प्रोटॉन है, मुझे इतना समझ में आ गया कि ठीक है वो कॉन के बाहर है इसलिए वो डिशिल्डेड है, लेकिन वो इतना डिशिल्डेड क्यों है? वो 6.5, 8.5, 9 तक आगे क्यों रुक गया? वो 10, 11 तक क्यों गया? क्योंकि बेटा आफ्टर फील्ड इफेक्ट रेजोनेंस भी तो जीओसी भी तो लग रहा है ना। जीओसी क्या कहेगा? इसका माइनस आई शो करेगा। सीओ जो है वो माइनस आई शो करके और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, जिसके कारण वहां पर क्या हो जाएगा? डीशिल्डिंग ज्यादा हो जाएगी। क्लियर ये पॉइंट? ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया नंबर ऑफ सिग्नल्स कैसे चेक करते हैं। नंबर ऑफ सिग्नल्स चेक करते हैं नंबर ऑफ केमिकली इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन के बराबर। ओके, तो इससे रिलेटेड, सिग्नल से रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग, और फिर हम जानेंगे इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स एंड कपलिंग कांस्टेंट और फिर स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपका वो नेक्स्ट लेक्चर में वो कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक, तो आपका जो 52nd इंटरनेशनल ओलंपियाड्स का सेकंड प्रॉब्लम है वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट उसमें थोड़ा कार्बन एनएमआर भी यूज होगा। कार्बन एनएमआर में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि अगर प्रोटॉन समझ में आ गया, कार्बन इज ईजी। क्लियर? Thank you and keep learning.